हे ऑल वेलकम टू डियर कैरियर। ये हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो हमारा ये पहला पार्ट है क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला पार्ट, तो इसमें हम कवर करेंगे ये जो इसका बेसिक है केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स, देन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, देन केमिकल रिएक्शन हो रहा है बोल के ये हम कैसे पहचानें, और फिर हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, एंड देन उसके बाद करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में रहने वाला है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, just a minute. uh okay दोस्तों, so what is a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन ना, तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? देखो दोस्तों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। अगर सपोज ये एक सब्सटेंस है, हम इस पे कुछ केमिकल रिएक्शन कर दिए, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद में अगर कोई दूसरा ही सब्सटेंस हमको मिल रहा है, तब जाके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, मतलब एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना इनटू अनदर कोई दूसरा ही केमिकल सब्सटेंस में इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड दिया है, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, जैसे कि मान लो कि तुमने खाया, कुछ खाना खाया, सपोज मस्त से चिकन कबाब खाया तुमने। अब चिकन कबाब जिस तरीके से था खाने से पहले, तुम्हारे हाथों में जिस तरीके से वो दिख रहा था टेस्टी टेस्टी, उसको खाने के बाद तुम्हारे पेट में कुछ डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। ओके, जो कि खुद एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन चलेगा। तो वो सब हजम हो जाने के बाद क्या वो खाना फिर से तुम निकाल दोगे क्या? हाँ, निकाल तो दोगे बाथरूम में, लेकिन क्या वो खाना का एसिड सेप रहेगा क्या जैसे पहले दिख रहा था? क्या फिर बाद में भी वैसे ही दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो पहले कुछ और था, अब वो केमिकल प्रोसेस होने के बाद कुछ और ही टाइप से वो निकल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चेंज ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक नॉर्मल आयरन है, काफ़ी दिनों से बाहर में रखते हो कि बारिश वारिश के चक्कर में और ऑक्सीजन के चक्कर में उसमें रस्ट लग जाना मतलब जंग लग जाना। ठीक है ना। तो पहले भाई आयरन अच्छा खासा था, अभी रस्टिंग हो गया, उसमें जंग लग गया, तो कोई दूसरा ही सब मतलब कुछ दूसरा ही तरीके से वो बन गया है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अनदर एग्जांपल। ओके, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही बन जाना। दूध से चलो दही बन गया, क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम ये सब बातें सुन के क्या हम समझ पा रहे हैं कि भाई एक चीज़ से दूसरा चीज़ बना दे रहे हैं, लेकिन दूसरा चीज़ से फिर रिटर्न वही चीज़ में नहीं ला पा रहे हैं। मतलब ये सारे जो चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस है इरिवर्सिबल चेंज। हम एक से दूसरा चीज़ बना तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरे से फिर रिटर्न वापस नहीं आ पा रहे पहले में। ओके, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल चेंज किस में होता है? केमिकल रिएक्शन में होता है इरिवर्सिबल चेंज। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये वाला लाइन, इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक तो न्यू सब्सटेंस बना, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड which is completely different in properties from the original substance। जैसे कि ये सब्सटेंस है, ये केमिकल रिएक्शन होकर कुछ और ही सब्सटेंस बन गया, तो इसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा। सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ओके,
सो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज, मतलब इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी है ये दोनों आपस में डिफरेंट हो गए। ओके, तो इसीलिए एक केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ओके, तो कोई नया चीज बन रहा है, मतलब मैं बोलूँ इन्हीं के इसी का एटम्स का रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे कुछ नया चीज बन रहा है, वही लिखा है ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब देखो दोस्तों, कहीं हाँ, देखो जैसे कि मैं ये ए प्लस बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये सी बन गया। ठीक है, मतलब ये दोनों टोटली डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब देखो, इस साइड वाले मतलब एल एच एस के साइड वाले को बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो बन के आ रहा है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, देखो कॉमन सा लॉजिक लगाना है बस। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज मतलब किसी भी सब्सटेंस का उसके फिजिकल लुक या अपीयरेंस में चेंजेस आना। और यहाँ पे केमिकल केमिकल चेंज, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का केमिकली कुछ चेंजेस आना। अब सपोज कि हमने एक बड़ा सा डंडा लिया, ये देखो ये डंडा, ठीक है, इसको मैं पीस से तोड़ दिया, अब ये छोटा छोटा डंडा हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँ कि भाई ये पहले भी डंडा था, तोड़ने के बाद भी डंडा ही बना, तो कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब अगर बात करूं, 1 मिनट, अब अगर बात करूं, ये जो डंडे का प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये दोनों का भी तो सेम ही प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, मतलब सेम प्रॉपर्टी remains all over the process, same property remains all over the process। ओके, इसमें प्रॉपर्टी चेंजेस आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ओके, आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये हमने प्रीवियस पेज में ही डिस्कस किया था। ओके, कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज चेंजेस हो जाता है। अब अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये फिजिकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। ओके, ये रिवर्सिबल होता है। और ये केमिकल चेंजेस क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो ये जो रिवर्सिबल है ना, अब खुद लॉजिक लगाओ कि अगर हम एक बोतल में पानी रखे, ठीक है, उसको फ्रीजर में रखती है वो आइस बन गया, फिर उसको धूप में रखती है वो फिर पानी बन गया। ठीक है, अब देखो ये हुआ, तो ये केस में अब तुम बोलो ये सेमी पानी है ना जो फ्रीजर में रखने से आइस बन रहा है, और फिर सेमी पानी को धूप में रख, सेमी आइस को धूप में रख देने से वाटर बन जा रहा है फिर से। तो इस केस में जो ये इसका प्रॉपर्टीज रहेगा ये दोनों सेम ही रहेगा। ये हर एक केस में मतलब सेम ही रहेगा प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। और जब किसी भी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो वो कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये तीन पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में तो देख लिए कि केमिकल रिएक्शन होता है, कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के कि कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, मतलब वो केमिकल चेंज है कि नहीं है। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाउ टू नो, कैसे पता करें। तो हम अगर बात करें चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब उस मैटर का या
कोई उस चीज़ का अगर स्टेट पे चेंज आ जा रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन कलर, सपोज कि ये भाई रेड था रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, इसका मतलब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के टाइम में कुछ गैसेस निकले तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंजेस इन टेम्परेचर, मान लो कि रिएक्शन से पहले 20 डिग्री का था, आफ्टर रिएक्शन ये 30 डिग्री का हो गया, ठीक है, तब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब लास्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन इन प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन इन प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है देखो, सपोज ये एक तो टेस्ट ट्यूब है, ओके, तो हम कुछ सॉल्यूशन सॉल्यूशन को मिक्स कर दिए, मतलब कुछ दो चीज़ों को मिक्स करते तो ये सॉल्यूशन बन गया अपना, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है पता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, तो इनसॉल्यूबल वाले पोर्शन यहाँ पे आके कुछ रह जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगर अगर ऐसा भी कुछ दिखने को मिलता है तो हम इसे बोलते हैं, मतलब हम इसको भी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ओके, प्रेसिपिटेट। सो इन सारे चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, किसी कोई भी रिएक्शन में देख के बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे की तरफ पढ़ रहा हूँ, हाउ टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। अब देखो, मैग्नीशियम जिसको लिखा जाता है Mg, ऑक्सीजन जिसको लिखा जाता है O2, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको लिखा जाता है MgO, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का सही तरीका क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब खुद सोचो कि इस दुनिया में इतने सारे केमिकल रिएक्शन है, इतने सारे केमिकल रिएक्शन जो होते रहते हैं, उसको अगर हम केमिस्ट्री में अगर हर एक चीज़ पढ़े और इतना लंबा लंबा लिखें तो हम थक नहीं जाएंगे क्या। मतलब एक तरीका बताऊं तो इन लिखने का जो सही तरीका है, इन सबको शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो हर एक जो एलिमेंट है, जैसे कि हर एक एलिमेंट का अपना उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये मिल के बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको शॉर्ट में MgO लिखते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शॉर्ट में ये पूरे के पूरे केमिकल इक्वेशन को लिखना ही सही तरीका माना जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। हम कोई भी रिएक्शन को अगर उसका ओरिजिनल नेम, ये क्या हो गया अपना ओरिजिनल नेम हो गया, ठीक है ना, ये पूरा पूरा नाम लिखा है। हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम ओरिजिनल नेम में ना लिखकर हम उसके शॉर्ट नेम में लिखें या केमिकल नेम्स में लिखें, तभी वो सही तरीका माना जाता है, और यही तरीका होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का यही तरीका होता है, ओके। बहुत ईजी था ये, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है। अब जो मेन आता है क्वेश्चन में आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, कि देखो अब हम पीछे जाएंगे, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं ये अनबैलेंस है, ओके, ये अनबैलेंस है। अब कैसे पता चला, चलो आके देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये Fe प्लस H2O, ठीक है, इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो कैसे पता चेक करेंगे कि हम ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अब ये तो हमारा क्या हो गया LHS, जिसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि यही रिएक्ट करते हैं, ओके। और ये हमारा हो गया RHS, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि बन के आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम LHS इक्वल टू RHS करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रूल LHS इक्वल्स टू RHS। देखो अब यहाँ पे Fe कितना तो है, देखो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, ठीक है। अब देखो Fe कितना तो है, यहाँ पे मैं बोलूँ एक ही तो है, और यहाँ पे Fe 3 तो है, ठीक है। यहाँ पे H कितना तो है, 2 है, यहाँ पे H कितना है, 2 है, यहाँ पे O कितना है, 1 है, यहाँ पे O कितना है, 4 है। क्या इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 3 है ना। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सही तरीका होता है, जो हाईएस्ट दिख रहा है उसको पहले बैलेंस करो। तो हमको हाईएस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे, O जो कि 4 है,
ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ अगर आरएचएस में ओ 4 है ना, तो एलएचएस में भी ओ को 4 बनाते। अब देखो हम यहाँ पे ओ 4 ऐसा करके नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखना मना होता है या फिर ये गलत माना जाता है। ठीक है। तो हम अगर सेम बनाएंगे ना, तो इसको ओ को 4 के साथ इंटू करेंगे सामने लिख के। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखा तो अपना 4 ठो बन गया। ठीक है, बन गया, चलो वो तो बैलेंस हो गया। ठीक है। लेकिन इसके साथ देखो ये तो H2 था। ठीक है, ये H2 था, तो 4 टू सा 8 हो गया। अरे भाई यहाँ पे तो 8 H हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2H है। ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब क्या H भी बैलेंस हो गया, 4H2 ये 8H हो गया, यहाँ पे भी 4 इंटू 2 8H हो गया। हाँ, ये तो ना आपस में इंटू होता है। ओके, ठीक है। अब देखो H बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया। अब देखो ये Fe3, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो इसको भी हम सामने 3 लिख देंगे। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे Fe भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखो एक बार चेक करते हैं LHS में। देखो Fe कितना है, Fe कितना है, 3। यहाँ पे Fe कितना है, कितना है, यहाँ पे 3। ओके। यहाँ पे O, यहाँ पे H कितना है, 4 टू सा 8। यहाँ पे H कितना है, 4 टू सा 8। ठीक है। यहाँ पे O कितना है, 4। यहाँ पे O कितना है, 4। तो अब मैं बोलूँ ये जो केमिकल इक्वेशन था ये बैलेंस हो गया। पहले ये बैलेंस था नहीं था, अब ये बैलेंस हो गया। पहले किस फॉर्म में था, ये Fe था प्लस H2O था, फिर Fe3O4 प्लस H2 था। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है। इसको भी मिटा दूँ। हाँ, ये हमारा अनबैलेंस था पहले। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस या अनबैलेंस से बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है। अब क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा भाई इसमें से सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बता दूं, ये जो Fe है ये सॉलिड है, ये जो H2O है ये ये H2O है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये लिक्विड है। ठीक है। अब ये Fe3O4 है, ये क्या है, ये सॉलिड है, और ये H2 ये गैस है। ओके। तो इसी को पता कैसे चले कि सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, ये सब को हम लिखने के लिए यहाँ पे देखो किसी भी गैसीय स्टेट को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे H2 था ना, उसके आगे हम जी लगा देंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये वाला चीज़ जो है गैस है। चलो H के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कोई एक नया एलिमेंट के बारे में सपोज हम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर उसके आगे ऐसा जी लिखा हुआ ना, तो हम पता चल जाएगा कि वो अच्छा ये गैस है करके। तो ऐसे लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल लगा देते हैं सामने। ठीक है, H2O। ठीक है। सॉलिड स्टेट को प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस लगा देते हैं। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए हम AQ लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये Fe3 प्लस ये क्या है, सॉलिड है, इस तरीके से। ठीक है। प्लस 4H2O, ये क्या है, लिक्विड है। क्या देगा हमको, Fe3O4 जो कि अगेन सॉलिड है, प्लस 4H2 जो कि गैस है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ताकि हमको पता चले, अच्छा जो ये Fe है, सपोज कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है जिसको Fe के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा तो वो देख के समझ आएगा कि Fe अपना सॉलिड है, H2 अपना लिक्विड है, ये जो भी बना अपना सॉलिड है। ठीक है, ये जो भी बना हमारा गैस है। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।